वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक माइंड ब्लोइंग क्लाइमेक्स ट्विस्ट वाली सुपर मिनी सीरीज। एक डिटेक्टिव है जो कि एक टीनेज माँ के कत्ल का केस इन्वेस्टिगेट करने जाती है। उस केस के जरिए दोस्तों ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज का खुलासा होता है कि आखिर में केस इतने खतरनाक ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ले लेता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी आपको पता है हमारी जो डिटेक्टिव वाली सीरीज होती है कितनी बेहतरीन होती है। मरियान ऑफ ईस्ट टाउन नाम की एक क्राइम थ्रिलर मिनी सीरीज। अब इसको दोस्तों मैं मरियान बोल रहा हूँ, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बताने क्या है। तो कहानी की शुरुआत में मरियान नाम की एक औरत नींद से जागती है। उसके पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत, जिसको चलो दादी बोलते हैं, उसका कॉल आ जाता है। मरियान के बारे में कहें तो कई साल पहले दोस्तों वो अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल स्टार थी, लेकिन फिलहाल वो पेंसिल्वेनिया के ईस्ट टाउन में एक पुलिस डिटेक्टिव है। तो वो तुरंत दादी के घर पे जाती है। तो दादी बताती, बेटा रात को किसी ने खिड़की से मेरी पोती को देखा। अरे दादी, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर देती, मुझे क्यों बुलाया आपने। देखो बेटी, तुम भी तो पुलिस ऑफिसर ही हो। हाँ मैं हूँ दादी, लेकिन मैं सीरियस केस को डील करती हूँ, जैसे स्मगलिंग हो गया, कत्ल हो गया, किडनैपिंग वगैरह हो गया। ऐसे छोटे मोटे केसेस के लिए मुझे परेशान मत कीजिए, कहकर मरियान सीधे पुलिस ऑफिस आ जाती है। तो वहाँ मरियान का चीफ उसको एक टीवी न्यूज दिखाता है जिसमें एक औरत मीडिया का ध्यान अपनी बेटी के केस की ओर आकर्षित करती है। असल में उसकी बेटी कैटी 1 साल पहले लापता हो गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है और मीडिया उसे कवर कर रही है। तो मरियान कहती कि सर, ये केस मैं डील कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लापता हुई है, बल्कि मुझे लगता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई है। चीफ कहता है, तुम्हें क्या लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है मरियान, बताओ। अरे हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना डिपार्टमेंट का जो बची कुची इज्जत है ना, वो भी उतार डालेंगे लोग, ये मीडिया वाले ज्यादातर। अगले सीन में इसी टाउन के एरिन नाम के एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे की माँ बन चुकी है। असल में एरिन का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है डायलन। इनके रिश्ते से ये बच्चा पैदा हुआ, लेकिन फिर एरिन और डायलन के बीच अनबन हुई और अब इनका कोर्ट में केस चल रहा है, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि दोनों साथ रहना ही नहीं चाहते। वीकडेज में तो बच्चा एरिन के साथ रहता है और वीकेंड्स पर वो डायलन के साथ रहता है। तो आज डायलन बच्चे को ले जाने आया है, लेकिन वो अकेला नहीं आया, बल्कि अपनी नई गर्लफ्रेंड ब्रायना के साथ आया होता है दोस्तों। तो उसको देखकर तो एरिन बिल्कुल आग बबूली हो जाती है, उस पर गालियां बरसाती है। बदले में वो भी कम नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ नई गर्लफ्रेंड की, वो भी एरिन पे चिल्लाती है दोस्तों। दूसरी ओर मरियान एक पेट शॉप में होती है और तब उसको इसी टाउन की बेथ नाम की एक औरत का कॉल आता है, जो बताती है उसके घर में रखी ट्रॉफीज चोरी हो गई हैं। वो आगे ये भी कहती है, मैं जानती हूँ मेरा भाई पॉल ही उनको चुरा कर भागा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टाउन है, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं दोस्तों, और मरियान यहाँ पे लगभग सभी को पर्सनली जानती है। तो मरियान अब जाती है पॉल को ढूंढने के लिए, तो जैसे तैसे उसे पकड़ ही लेती है। वो एक्चुअली उसकी भी दिक्कत है, वो नशीले पदार्थ का आदी है और वही खरीदने के लिए वो घर की चीजें चुरा कर बेच देता है। तो मरियान इस बार तो उसे वार्न करके छोड़ देती है कि आइंदा नशा मत करना, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहुत ही फिक्र करती है। अगर तुमने अपनी आदत को और ये चोरी की आदत को नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हारे लिए एक ही चीज है, जेल। अब यहाँ क्योंकि मरियान उसको पर्सनली जानती है, तो उसे अरेस्ट करने के बजाय वार्न करके छोड़ देती है। फिर वो आती घर, जहाँ वो अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ रहती है। मरियान का बेटा भी था, लेकिन वो नशीले पदार्थ का आदी हो गया और एक दिन उसने खुद की जान ले ली थी। उस बेटे की शादी भी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है ड्रू। तो ड्रू फिलहाल इन्हीं के साथ रहता है दोस्तों। मरियान तो ड्रू पे जान देती है, मतलब इतना प्यार करती है उसको। वैसे मरियान का डिवोर्स हो चुका था और उसके एक्स हस्बैंड फ्रैंक की आज मंगनी है, वो एक्चुअली दूसरी शादी करने जा रहा है। तो सब उस शादी से बड़े खुश हैं, लेकिन फ्रैंक ने मरियान को अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था, इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब मरियान की बेटी मैडी किसी पार्टी में जाना चाहती है, तो मरियान उसको जाने से मना कर देती है, लेकिन बेटी जाने की जिद नहीं छोड़ती। इसी बीच दोस्तों एरिन, जिसने अपने बच्चे को वीकेंड के लिए डायलन के पास छोड़ दिया है, वो इंटरनेट पर किसी लड़के के साथ चैट कर रही होती है। वो उस लड़के की फोटो अपनी बेस्ट फ्रेंड शैली को दिखाती है। तो शैली कहती है, यार लड़का बहुत ही हैंडसम है। एरिन कहती है, हाँ यार, आज तक तो बस चैट करते थे, लेकिन आज एक पार्टी में हम पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। एरिन उसी पार्टी में जा रही है जिसमें मैडी जाना चाहती है। अरे मैडी पता है ना कौन, मरियान की बेटी दोस्तों। दूसरी ओर मरियान अपने हाई स्कूल जाती है, जहां वो एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करती थी अपने जमाने में। तो आज उसे और उसकी टीम को वहां सम्मानित करने के लिए फंक्शन आयोजित किया होता है। वहां एक्चुअली कैटी की माँ भी होती है, लेकिन वो मरियान से बहुत ही नाराज है, क्योंकि मरियान उसकी बेटी कैटी को ढूंढने में सफल नहीं रही, क्योंकि मरियान ही उसकी बेटी कैटी का केस सॉल्व कर रही थी पहले, इसीलिए वो मरियान से बात तक नहीं करती। और फंक्शन के बाद दोस्तों मरियान एक बार में जाती है, जहां वो रिचर्ड नाम के एक आदमी से मिलती है। दोनों आपस में बहुत ही कैजुअली बातें करते हैं, लेकिन जल्दी उनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं। वहां एरिन अपनी साइकिल में जब पार्टी में पहुंचती है, तो उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है, जो उसके साथ चैट कर रहा है ना, वो लड़का नहीं था, बल्कि वो डायलन की नई गर्लफ्रेंड ब्रायना थी।
और फिर एरिन को देखते ही वो लड़ना शुरू कर देती कि तुमने मुझे गाली दी। लड़ाई में एरिन को चोट भी लगती है और खून भी निकलता है। फिर मैडी लड़ाई को रोककर एरिन को वहां से लेके जाने लग जाती है, लेकिन कुछ दूर पर एरिन मैडी को धक्का देकर वापस जंगल के अंदर भागती है। दोस्तों अब अगली सुबह की बात है, मरियान को कॉल आता है कि एरिन जंगल में मरी पड़ी है। मरियान तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाती है। अब इस जंगल के बीच बहती नदी के पास मिली थी एरिन की लाश। उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और ना ही जंगल में कोई उसका ड्रेस मिलता है। और तो और दोस्तों, जंगल में कत्ल होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। मतलब ये हो सकता है कि कातिल ने कहीं और उसका कत्ल किया हो और फिर उसकी लाश को यहाँ लाकर डाल दिया हो। मरियान एरिन के कत्ल की खबर एरिन के पिता को देने जाती है। अब अपनी बेटी के बारे में सुनकर वो तो टूट जाता है। कहता है कि जरूर उस डायलन ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया होगा। तो मरियान यहाँ उसको दिलासा देती है कि देखो मैं हैंडल कर रही हूँ, अभी इस नतीजे पे मत पहुंचो किसने मारा तुम्हारी बेटी को। दूसरी ओर ड्रियो एक औरत के साथ होता है। असल में यही ड्रियो की माँ है दोस्तों, यानी मरियान की बहू। पर मरियान को अपनी बहू से सख्त नफरत है, क्योंकि वो नशे की आदी हो गई थी और उसी ने मरियान के बेटे को भी नशे की लत लगा दी थी। और एक दिन जब उसे नशीला पदार्थ नहीं मिला तो उसने बेबसी में अपनी जान ले ली। ये घटना थी इनके साथ। फिलहाल मरियान की बहू नशा मुक्ति केंद्र में है वैसे, इसलिए मरियान उसके बेटे ड्रू का ख्याल रख रही है। अगले सीन में मरियान डायलन से मिलने जाती है और पूछती कि तुमने आखिरी बार एरिन को कब देखा था। तो डायलन कहता है कल वो पार्टी में आई थी, तब मैंने उसको दूर से देखा था, उससे मैंने बात तक नहीं की वैसे तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्राइना भी वहाँ आई थी और उसने एरिन को मारा। मतलब जान से नहीं मारा, लेकिन हाथापाई हुई थी। और ये भी नहीं बताता कि उसका खून वगैरह निकला था पार्टी में, आई मीन एरिन का। इसी बीच आता है एक नया डिटेक्टिव जो कि कैटी के मिसिंग केस को सॉल्व करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि 1 साल बाद भी मरियान उस केस को सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाई, इसीलिए नए डिटेक्टिव को भेजा गया है। लेकिन अब होता ही है, जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए किसी और को भेजा जाए तो चिढ़न तो होती है। मरियान को उस डिटेक्टिव से चिढ़न हो जाती है, लेकिन वो बढ़िया बर्ताव करता है मरियान के साथ। खैर दोस्तों, इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो रिलीज होती है। दरअसल उस पार्टी में जब ब्राइना ने एरिन को पीटा था और उसके बाद मैडी उसको बचाकर ले गई थी, ये सारी ही चीजें किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। अब उसको देखने के बाद तो मरियान का शक सीधे सीधे ब्राइना के पास जाता है कि उसी ने एरिन की जान ली होगी। तो मरियान और नया डिटेक्टिव जिसका नाम कॉलिंस है, दोनों तुरंत ब्राइना के पास जाते हैं अरेस्ट करने के लिए। पर वो कहती है मैं मानती हूँ कि चिढ़न के मारे मैंने उसको मारा था, हाथापाई हुई थी, लेकिन इतना भी नहीं मारा था कि वो मर जाए। वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि मैं तो लड़कर चली गई थी, लेकिन आखिर में हाँ, आपकी बेटी मैडी उसको लेकर गई थी। आप जाकर उससे पूछताछ करिए ना, मुझसे क्या पूछ रही है। घर आकर मरियान मैडी से पूछताछ करती है तो मैडी कहती है हाँ मैं उसे ले तो गई थी, लेकिन फिर वो मुझे धक्का देकर जंगल में भाग गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब मैडी को तो अपनी बेटी पर विश्वास है ही दोस्तों। अब मरियान और कॉलिंस मिलकर उस पार्टी में जो लोग आए थे उन सभी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई भी ठोस एविडेंस नहीं मिलता। तो तंग आकर मरियान फिर एक बार जाकर रिचर्ड के साथ वक्त बिताती है। इसी बीच डायलन एक गैस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ उसे एरिन का पिता गन पॉइंट पर पकड़कर कहता है कि चुपचाप गाड़ी जंगल की ओर ले चलो, और जंगल के अंदर जाकर वो डायलन को शूट कर देता है दोस्तों। इसी बीच एरिन की दोस्त शैली अपनी माँ को लेकर लॉरी नाम की एक औरत के पास जाती है। अब ये लॉरी है ना, जो ये मरियान की बेस्ट फ्रेंड है। शैली कहती है मुझे ये बात मरियान से कहने में बड़ा डर लग रहा था, इसीलिए आपको बताने आई हूँ क्योंकि आप उनकी फ्रेंड हो। तो मुझे ना एरिन ने बताया था कि उसका बच्चा असल में डायलन का बच्चा नहीं है, फ्रैंक का भी हो सकता है। मतलब वो कंफर्म नहीं है। अब दोस्तों फ्रैंक तो आपको पता है ना कौन है, मरियान का पति जो उसको छोड़ चुका है। तो ये सुनकर लॉरी बड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक मरियान का एक्स हस्बैंड है जो मैंने आपको बताया जैसे, जबकि उसकी अब दूसरी शादी हुई है। अब दूसरी ओर मरियान और कॉलिंस एरिन का शव विश्लेषण करने वाली डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर बताती है कत्ल लगभग रात के 12 और 2 बजे के बीच हुआ है। बुलेट लगने से उसकी मौत हुई है और अभी उसके कोई भी निशान नहीं है। उसकी एक उंगली भी मिसिंग है। तो दोस्तों अब इन्हें उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पे कत्ल हुआ था, क्योंकि कहीं और कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर डाला गया था। इन्हें उसकी उंगली जिस जगह मिलेगी शायद वहीं पे कत्ल किया गया होगा। तो इस सुराग के आधार पर अब वो अपनी खोज शुरू करते हैं। तब जंगल में जहाँ पे एरिन की बॉडी मिली थी ना, वहाँ उसका पिता लेटा होता है। उसकी पहचान के कुछ लोग उसे वहाँ पे देख लेते हैं। तो वो बताता है मैंने अपनी बेटी के कातिल डायलन को मार डाला। अब ये सुनकर लोग पागल हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। वो तुरंत मरियान को इन्फॉर्म करते हैं। मरियान उसे स्टेशन लेके आ जाती है पूछताछ करने के लिए कि डायलन को शूट क्यों किया। वो कहता है क्यों किया, अरे मेरी बेटी की जान लेने वाले आदमी को मैंने मार दिया और क्या छोड़ूंगा उसको, मैंने मार डाला डायलन को। पर मरियान कहती है आपने उसे शूट जरूर किया था, लेकिन वो मरा नहीं, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अब ये सुनकर एरिन का पिता गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है। अब उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। और जब मरियान घर आती है तो लॉरी उससे मिलने के लिए आती है और उसे बता देती है कि शैली मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने कहा कि एरिन का जो बच्चा है वो असल में
डैलन का ना होकर फ्रैंक का हो सकता है, क्योंकि फ्रैंक ने कई बार उस बच्चे की जरूरत की चीजें एरिन को खरीद कर दी थी। अब शैली ये बात तुम्हें बताने में डर रही थी, इसलिए उसने मुझे बताया और मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो मरियान तुरंत फ्रैंक से मिलने जाती है गुस्से में, और फ्रैंक अपनी नई वाइफ और बेटी के साथ होता है। अब यहाँ मरियान उसको अलग में ले जाकर डायरेक्टली पूछ लेती है, क्या तुम ही एरिन के बच्चे के बाप हो? मैंने सुना है कि तुम उस बच्चे के लिए कई सारी चीजें खरीद कर देते हो। और फ्रैंक कहता है, वाओ यार, अरे अपने केस पे ध्यान दो, ये कहाँ की बातें लगा, क्या पागलपन है? अरे मुझे उस लड़की पे तरस आ गया था तो मैंने उसके बच्चे को खरीद के दे दिया। अब इसका मतलब मैं किसी को कुछ देता हूँ मैं उसका बाप बन जाऊंगा क्या? क्या बातें कर रही हो? पुलिस में हो, क्या हरकतें हैं ये? तो मरियान कहता है, अच्छा ज्यादा लेक्चर मत दो, शक तो मुझे है तुम पे, इसलिए तुम्हारा और डैलन का डीएनए सैंपल हम बच्चे के डीएनए से मैच करने की कोशिश करेंगे और फिर पता चलेगा कि कौन बाप है। तो फ्रैंक तुरंत मान जाता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है वो, और अगले दिन अपना सैंपल ब्लड सैंपल देने के लिए हाजिर हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रैंक के बिहेवियर से एक बात तो साफ हो जाती है कि उसका एरिन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही वो उसके बच्चे का बाप है। इसी बीच मरियान और कोलिंस एरिन की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका आखिरी कॉल चर्च के फादर को गया था। अब ये लोग उससे पूछताछ करने जाते हैं। फादर कहता है वो बेचारी बहुत ही मुश्किल में थी और उसने मुझे कॉल किया तो मैंने उसे हिम्मत दी, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन दोस्तों फिर भी मरियान शक के मारे उसका फोन लेकर चली जाती है और फादर जरा परेशान दिखता है, जैसे कुछ अनहोनी हो रही हो। तो इस केस की कॉम्प्लिकेशन से कुछ देर छुटकारा पाने के लिए मरियान अक्सर रिचर्ड से मिलने जाती है। अगले सीन में लोकल पुलिस को एरिन की वो मिसिंग उंगली एक जगह पे मिल जाती है। फिर क्या था, मरियान और कोलिंस तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। दिन रात उस पूरे एरिया को छान मारने के बाद उन्हें एक बुलेट मिलता है जो कि पेड़ पे लगा हुआ है और इस तरह उन्हें कत्ल का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाता है। कातिल का अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन इनके सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर होता है चर्च का फादर। तो वो फादर के पास्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकालने लग जाते हैं, छानबीन करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि फादर पहले एक चर्च में था, लेकिन वहां उसने लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया था तो उसे उस चर्च से निकालकर यहाँ भेज दिया गया था। मतलब फादर ने एरिन के साथ भी ऐसी छेड़छाड़ की होगी, इसके चांसेस हैं दोस्तों। तो वो उसे इंटेरोगेट करने उसके घर जाते हैं, लेकिन घर होता है लॉक्ड। बहुत देर इंतजार भी करते हैं लेकिन फादर नहीं आता। पर असल में बताऊं, फादर घर के अंदर ही था और इनको देख भी रहा था। तो जब मरियान घर जाती है तो फिर से पड़ोस की दादी कॉल कर देती है। मरियान जाकर कहती है, इस बार कौन सा आसमान गिर गया दादी? तो वो कहती है, तुम जरा खिड़की से देखो। मरियान देखती है तो सामने की दीवार पर किसी ने दादी के बारे में कोई गलत बात लिखी होती है। तो मरियान कहती है कि जरूर किसी शैतान बच्चे ने किया होगा, अरे आप इतना सीरियसली मत लो, और तो हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये किसने किया? तो तब दादी के पति कहते हैं कि बेटी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, तुम जरा उसका फुटेज देख लो। मरियान भी देखती है तो उसमें पता चलता है कि पड़ोस के लड़के ने ये कांड किया। अब क्या है कि पड़ोस की बात है तो मरियान इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि उसके सर पर ऑलरेडी इतना बड़ा केस है और इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे केसेस में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। इसीलिए वो चुपके से उस फुटेज को डिलीट करके दादी से कहती है कि दादी शायद आपका सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, उसमें कोई भी फुटेज नहीं है। ये कहकर मरियान चली जाती है। फिर मरियान नशा मुक्ति केंद्र जाकर अपनी बहू से मिलती है। बहू काफी चिड़चिड़ी होती है और मरियान को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, मैं जल्दी यहाँ से छूट जाऊंगी और फिर कभी नशा नहीं करूंगी और कोर्ट के ऑर्डर से मुझे मेरा बेटा ड्रू वापस मिल जाएगा, देखना। लेकिन मरियान चाहती है कि ड्रू उसी के साथ रहे, वो नहीं चाहती कि मरियान अपनी इस नशेड़ी माँ के साथ रहे, क्योंकि दोस्तों मरियान को ड्रू से बहुत ही लगाव हो गया है, अपने क्या बोले नाती से। इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। पुलिस स्टेशन में एविडेंस रूम से एविडेंस के तौर पर रखे हुए नशीले पदार्थ को देखती है तो उसे आता है एक बढ़िया सा आइडिया। उस रात फादर अपनी वैन में निकलता है और अपनी वैन से एक साइकिल को निकालकर नदी के पानी में डाल देता है। ये पता है किसकी साइकिल है? एरिन की साइकिल है। मतलब फादर और एरिन के कत्ल का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन मरियान का चीफ मरियान को बताता है कि सुनो ना, तुम्हारी बहू जो नशा मुक्ति केंद्र में है उसके कार से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। असल में दोस्तों ये मरियान का ही किया कराया है, क्योंकि ऐसा करने से कोर्ट को लगेगा कि मरियान की बहू अभी भी नशा करती है और फिर वो ड्रू को उसके हवाले कभी नहीं करेगी, कोर्ट कभी नहीं करेगी और ड्रू हमेशा मरियान के पास रहेगा। ये तो वैसे गलत कर रही है मरियान, लेकिन अपनी कहानी की हीरोइन है तो सही कर रही होगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल मरियान ने जो सोचा था होता उसका उल्टा है। चीफ कहता है कि हमारे एविडेंस रूम में से थोड़ा नशीला पदार्थ गायब है और जो उसकी कार में मिला है नशीला पदार्थ वो सेम ही है, वो एविडेंस रूम का स्टॉक है और मैं जानता हूँ कि ये तुमने किया है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? एक पुलिस डिटेक्टिव होकर तुम ऐसा नीच काम करोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या हरकत है रे? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मैं अभी सस्पेंड कर रहा हूँ। कहकर वो मरियान की गन और बैज ले लेते हैं और अब यहाँ पर मरियान को अपने किए पे बहुत ही शर्म आती है, बहुत दुखी भी होती है। फिर वो अपनी परेशानी अपनी बेस्ट फ्रेंड लॉरी के साथ शेयर करती है। एंड दूसरी ओर जब कॉलिंस स्टेशन आता है तो कोई नया डिटेक्टिव आया होता है। कॉलिंस चीफ से कहता है कि मरियान कहाँ पे है, तो चीफ उसको सारी बात बता देता है। इसी बीच दोस्तों एरिन के बच्चे के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ
आ जाता है और उसमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ना तो वो बच्चा डायलन का है और ना ही फ्रैंक का, मतलब बच्चे का बाप कोई तीसरा ही है। यानी कि एरिन बहुत ही बिजी रही होगी अपने जवानी में। लेकिन दोस्तों ये बात जब डायलन को पता चलती है तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, क्योंकि अब तक वो उसको अपना बच्चा मानकर उसकी देखभाल कर रहा था। उसके पेरेंट्स बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये बच्चा भले ही तुम्हारा ना हो, लेकिन अब इसमें इसकी क्या गलती, इस पर हम अपनी नफरत क्यों डालें। दूसरी ओर 1 साल पहले लापता हुई कैटी की माँ को एक कॉल आता है जिसमें कोई धमकाता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा वापस चाहिए तो $5000 लेकर आ जाओ, लोकेशन मैं बता दूंगा। कैटी की माँ समझ नहीं पाती कि क्या वाकई में मेरी बेटी वापस आएगी कि नहीं, या कोई ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है, या पैसे लूटने की कोई फिराक में है मुझसे। यहाँ दूसरी ओर मरियान अपनी माँ को सच बता देती है कि माँ, बहू को फंसाने के लिए मैंने खुद बहू की गाड़ी में नशीला पदार्थ रखा। इस बात पे तो उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है कि बेटा तुम इतना गिर जाओगी, एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने के लिए ऐसी हरकत करोगी, मैंने सोचा नहीं था। तो मरियान टूट जाती है और थेरेपी सेशन में जाने लग जाती है और अक्सर रिचर्ड से मिलने भी जाती है। तो इस तरह इस केस के बाहर वो अपनी एक नई लाइफ जीने लग जाती है। दूसरी ओर मरियान की बहू ने नशा पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब कोर्ट उसे उसके बच्चे के साथ वक्त बिताने की इजाजत दे देता है। दूसरी ओर मरियान ड्रू को बहुत ही मिस करती है, उसकी फोटो से नजरें नहीं हटा पाती और तब उसकी पास्ट की कुछ बातें याद आती है उसको। ड्रू के पैदा होने से पहले मरियान का बेटा और बहू अंधाधुंध नशा करते थे और नशीले पदार्थ खरीदने के लिए वो घर की चीजें और पैसा चुरा ले जाते थे। तो जब मरियान उनको रोकने की कोशिश करती तो कभी कभी तो बेटा अपनी माँ पे हाथ उठा देता था। बहू की वजह से मरियान का बेटा इस कदर नशे का गुलाम बन गया था कि उसने माँ का भी लिहाज नहीं किया। यही बातें मरियान के दिमाग में चल रही होती हैं। तभी मरियान की बहू ड्रू को लेकर आती है। वो कहती है कि ड्रू यहाँ एक कछुआ पाल रहा था, उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहता, इसलिए प्लीज इसको यहीं रहने दीजिए, और तो और मैं कभी दोबारा नशे को हाथ नहीं लगाऊंगी। आपने जो मेरी गाड़ी में नशीला पदार्थ रखकर मुझे फंसाने की कोशिश की है वैसा कभी मत कीजिएगा, विनती करती हूँ आपसे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में डायलन को उस बच्चे पे बड़ा गुस्सा आता है कि कब से चिल्ला रहा है, रोना बंद ही नहीं होता इसका। डायलन तो चिढ़कर तकिया लेके जाता है उस बच्चे की जान लेने के लिए, लेकिन पास जाकर उसका इरादा बदल जाता है और वो उस बच्चे को प्यार से उठाकर चुप कराने की कोशिश करता है। अब वो डायलन का बच्चा भले ही ना हो, लेकिन डायलन को उससे लगाव तो जरूर है दोस्तों। ये देखकर डायलन की माँ बहुत खुश होती है कि चलो ठीक है। इसी बीच मिसी नाम की एक सेक्स वर्कर को दिखाते हैं। वो एक कस्टमर के पास जाती है, लेकिन वो कस्टमर उस पे हमला करके उसको अगवा कर लेता है। ये बात मिसी के पेरेंट्स मीडिया को बता रहे होते हैं वैसे। और आपको तो पता ही है दोस्तों, अभी मरियान सस्पेंशन में है, लेकिन फिर भी ये सब देखकर उससे चुप नहीं रहा जाता। वो कॉलिन से मिलती है और अनऑफिशियली इस केस की जांच करने लग जाती है। तो जांच के दौरान उसको 1 साल पहले लापता हुई केटी और अब मिजी, इन दोनों के केस में एक कॉमन चीज दिखती है, और वो ये कि जिस तरह मिजी सेक्स वर्क करती थी उसी तरह कैटी भी सेक्स वर्क करती थी। लेकिन एरिन का केस अलग था दोस्तों, वो सेक्स वर्क नहीं करती थी। फिर भी शक के मारे मरियान शैली से पूछताछ करती है कि क्या कभी वो इस तरह के धंधे में गई। तो शैली बताती, हाँ, इंटरनेट में सेक्स वर्क के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं और मैंने एरिन को अक्सर उन वेबसाइट्स पे जाते देखा है। अब यहाँ मरियान को लगता है कि शायद किडनैपर या कातिल सेक्स वर्कर्स को ही टारगेट कर रहा हो, लेकिन शैली बताती है एरिन सिर्फ वेबसाइट्स पे जाकर देखती थी, उसके आगे वो कभी गई नहीं, मतलब उसने कभी सेक्स वर्क किया नहीं था। और तो और कैटी और मिजी लापता हुई थी, उनकी लाशें नहीं मिली, मतलब हो सकता है वो दोनों जिंदा हो पर एरिन की तो जान चली गई। तो अगर इन तीनों का किडनैपर एक ही है तो उसने सिर्फ एरिन की जान क्यों ली, और कैटी और मिसी कहाँ पे हैं? इन सवालों के जवाब अब ढूंढने हैं मरियान को। तो वो एरिन के घर जाकर सर्च करती है तो उसे मिलता है एक गोल्डन हार्ट शेप का डॉलर जिसपे 52917 लिखा हुआ है, शायद कोई तारीख होगी। तो मरियान वो डॉलर अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर कैटी की माँ को किसी ने कॉल किया था कि तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो $5000 ला कर दो। तो वो बेचारी जिस जगह पे काम करती थी वहां से कुछ पैसे लेकर लोकेशन पे जाती है जहां उस कॉलर ने बुलाया था, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पे कोई भी नहीं होता। लेकिन होता ये, वो कुछ देर यहाँ वहां देखती है, तभी उस पे कोई हमला करके उसके पैसे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बैग खोलने पर पता चलता है कि असल में वो पैसे नहीं लाई थी, बल्कि वो कैटी के मिसिंग पोस्टर्स को करेंसी नोट्स के साइज में कट कर लेकर आई थी। और जब वो कॉलर का चेहरा देखती है तो चौंक जाती, क्योंकि ये कोई और नहीं, पॉल है, जो नशीले पदार्थ खरीदने के लिए अपने ही घर में चोरियां करता था। अब वो कैटी की माँ से माफी मांगता है कि नशीले पदार्थ खरीदने के लिए मैंने ये चाल चली थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता आपकी बेटी के बारे में, कहकर वो भाग जाता है। मतलब पॉल कातिल नहीं है, वो बस नशे करने के लिए ये हरकतें कर रहा था। पर अब कैटी की माँ धीरे धीरे हिम्मत और उम्मीद दोनों खो रही होती है। उसे लगता है कि शायद मेरी बेटी जिंदा नहीं होगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि मिजी एक साउंड प्रूफ कमरे में फंसी हुई है। वो दरवाजे पे पीट पीट कर मदद के लिए चिल्ला रही होती है और तब उस तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। कहती है वो कि तुम जितना भी चिल्लाओ लेकिन एक भी आवाज तुम्हारी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जगह साउंड प्रूफ है। मिसी पूछती है तुम कौन हो? तो उस तरफ से आवाज आती है कि मेरा नाम कैटी है।
मतलब 1 साल पहले लापता हुई कैटी भी दोस्तों यहाँ पर फंसी हुई है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि जिंदा है और इन दोनों को एक ही इंसान ने किडनैप करके रखा हुआ है। दूसरी ओर मरियान के पड़ोस की दादी ड्राइव कर रही होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पोस्ट से टकराकर उनकी मौत हो गई थी। इस वजह से पूरी रात भर टाउन में लाइट नहीं थी। तब लॉरी के परिवार को दिखाते हैं, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और एक बेटा। तो लॉरी अपनी बेटी को लेकर अपने बेटे के कमरे में जाने लग जाती है तो देखती है कि लॉरी का पति जॉन बेटे से कह रहा होता है कि बेटा, जो कुछ तुम जान गए हो ना, उसे किसी को मत बताना, खासकर माँ को। बस ये सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लॉरी इस बात को उस वक्त ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। दूसरी ओर मरियान अपनी बेटी के कमरे में आती है तो देखती कि मैडी अपने गुजरे हुए भाई की याद में एक डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ बना रही है। उसे देखकर मरियान बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन मरियान फिर से थेरेपी सेशन जाती है। दूसरी ओर लॉरी के घर में एक पार्टी होती है, लेकिन लॉरी को दोस्तों एक ही बात खाई जा रही है कि जॉन मुझसे क्या छुपा रहा है। उसने बेटे से ये क्यों कहा कि माँ को मत बताना। अब वो डायरेक्टली जॉन से पूछ भी नहीं पाती। इसी बीच साउंड प्रूफ रूम में फंसी हुई कैटी और मिसी को दिखाते हैं। कैटी कहती है कि जब वो किडनैपर आ जाएगा तो तुम चिल्लाना मत, उसका कहा मानती जाना, तभी जाकर तुम जिंदा रहोगी। कुछ देर के बाद वो किडनैपर आता है और कैटी के हाथ बांधकर उसका मुंह बंद करके उसे कहीं लेके जाता है। इसी बीच मरियान उस टाउन की एक और सेक्स वर्कर के पास जाती है और उसे कैटी, मिजी और एरिन की फोटोज दिखाती है, लेकिन वो तो सिर्फ मिजी को पहचानती है, बाकियों के बारे में नहीं जानती। मरियान उसे बताती है कि एक किडनैपर है जो सिर्फ सेक्स वर्कर्स को अपना टारगेट बना रहा है, इसलिए आप खुद भी सतर्क रहिएगा और दूसरी सेक्स वर्कर्स को भी अलर्ट कर दीजिए। दूसरी ओर स्कूल में लॉरी की बेटी को दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं तो लॉरी के बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह पीट देता है। फिर क्या होना था, टीचर लॉरी से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बेटा यह हरकत कर रहा है, तो वो आकर अपने बेटे को लेके जाती है। तब वो पूछती कि उस दिन जब करंट नहीं था तब पापा ने कहा था कि माँ को मत बताना, वो क्या बात थी बेटा, बताओ, क्या तुम्हारे पापा फिर से किसी के साथ अफेयर में हैं? तो वो लड़का रोते हुए कहता है कि हाँ माँ, और लॉरी को फिक्र होने लग जाती है कि आगे क्या होगा। दूसरी ओर दादी का फ्यूनरल होता है, सभी बड़े उदास होते हैं, लेकिन मरियान को इतनी हंसी आती है ना कि वो खुद को रोक नहीं पाती। तो मरियान की माँ उसे तुरंत वहाँ से लेके जाती है। कार में भी मरियान खूब हंस रही होती है। उस रात की बात है दोस्तों, मरियान कॉलिंस के साथ डेट पे जाती है, शायद इनका कुछ चलने वाला है। एक्चुअली कॉलिंस मरियान को बहुत ही पसंद करने लग गया था, लेकिन मरियान उससे दूर जाने की कोशिश करती है क्योंकि कॉलिंस उम्र में मरियान से काफी छोटा है। अब यहाँ लॉरी को दिखाते हैं तो वो बहुत ही दुखी होती है। उसकी हालत देखकर उसका पति जॉन समझ जाता है कि लॉरी को मेरे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वहाँ दोस्तों डैलन और उसके दोस्त एरिन के घर पे जाते हैं और वहाँ किसी की डायरी को जलाने लग जाते हैं। लगता है उसमें कोई एविडेंस है जो डैलन मिटा देना चाहता है, पर उस डायरी में एक पुरानी फोटो होती है जिसको डैलन की एक दोस्त चुपचाप उठाकर छुपा लेती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो फादर एक दुकान में जाता है जहाँ कुछ लड़के उसे बहुत ही बुरी बुरी गाली देते हैं और हाथ लगी चीजें उठाकर उस पर फेंकते भी हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि पहले वाले चर्च में फादर ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। अब ये सभी लोग उसे कोसते हैं कि यहाँ भी तुम वही करने आए होंगे। मार खाकर फादर घर लौटता है तो फादर का सीनियर उससे कहता है कि आखिर बात क्या है रे। तब जाकर फादर कहता है कि उस रात ब्रियाना और एरिन के बीच झगड़ा हुआ, फिर मैडी एरिन को लेकर वहां से चली गई थी, लेकिन फिर एरिन मैडी को धक्का देकर जंगल के अंदर भागी। उसके बाद उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया था। वो बहुत ही परेशान थी बेचारी और मुझसे मदद मांग रही थी, इसलिए मैं उसे लेने के लिए गया और उसे और उसकी साइकिल को अपनी वैन में उसके घर ले जाने वाला था कि तभी उस लड़की को दूसरे फोन पर एक कॉल आया। उस समय एरिन ने कहा कि आप मुझे पार्क में ड्रॉप कर दीजिए, तो मैंने भी उसे पार्क में ड्रॉप कर दिया और घर चला आया। अगले दिन मुझे पता चला कि उसका कत्ल हो गया है। अब गलती मेरी ही थी, मुझे उसे पार्क में ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसको सेफली उसके घर छोड़ देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद उसकी जान बची होती। तो फादर का सीनियर कहता है कि तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? फादर कहता है कि पहले से मुझ पे शिकायतें हैं कि पिछले चर्च में मैंने गलत काम किया। अगर मैं पुलिस को बताता कि मैंने एरिन को लिफ्ट दी थी तो वो जरूर मुझे शक की नजर से देखते ना, दिक्कत हो जाती, इसलिए डर के मारे मैं ये बात छुपा रहा था। अगले दिन मरियान और कॉलिंस टाउन की उस सेक्स वर्कर से मिलने जाते हैं तो वो बताती है कल रात एक सेक्स वर्कर अपने कस्टमर से मिलने गई थी, लेकिन उस कस्टमर ने उस पर हमला किया और अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों मरियान ने सभी सेक्स वर्कर्स को सतर्क रहने के लिए कह दिया था तो वो सेक्स वर्कर किडनैप होने से बच गई। जरूर ये वही किडनैपर होगा जिसने कैटी मिजी को अगवा किया था। अब वो सेक्स वर्कर से उस किडनैपर का हुलिया पूछते हैं तो वो कहती है कि रात का वक्त था इसलिए उसका चेहरा साफ साफ दिखा नहीं, लेकिन हाँ उसकी दाढ़ी थी और वो एक सिगरेट स्मोक कर रहा था जिसकी स्मेल से मुझे पता चल गया कि वो विंस्टन ब्रांड की सिगरेट है। और हाँ उसके पास एक डिलीवरी वैन थी। मरियान और कॉलिंस अब टाउन के उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं जिनके पास डिलीवरी वैन्स हैं। इसी बीच दोस्तों कॉलिंस मरियान को अपने साथ डेट पे जाने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। फिर डिलीवरी वैन के ओनर्स की लिस्ट निकालकर वो एक एक करके उनके घर जाते हैं। अब वो वेन नाम के एक आदमी के घर पे जाते हैं। उसकी दाढ़ी होती है और तो और वहाँ पे विंस्टन ब्रांड का सिगरेट भी
होता है। तो दोनों क्लूज मैच हो गए और ये लोग कंफर्म कर लेते हैं कि यही किडनैपर होगा। जरूर कैटी और मिजी यहीं कहीं होंगे, इसलिए वो जानबूझकर ऊंची आवाज में बातें करते हैं ताकि उन लड़कियों को आवाज सुनाई दे और वो जवाब में कोई आवाज करें। पाइप्स के जरिए उनकी आवाज नीचे फंसी हुई कैटी और मिजी को सुनाई देती है, लेकिन जवाब में वो जितना भी चिल्लाएं उनकी आवाज बाहर नहीं सुनाई देगी क्योंकि वो तो साउंड प्रूफ जगह है। इसीलिए वो एक पाइप को हिलाने लग जाती है। तो ऊपर वो पाइप हिलता है, पर वेन पाइप पकड़कर बिल्कुल ऐसे बहाना बनाता है कि ये पाइप जरा लूज है इसीलिए हिल रहा है। लेकिन वो लड़कियां लगातार पाइप को हिलाने लग जाती हैं, तो इनको पक्का यकीन हो जाता है कि लड़कियां पक्का यहीं पे है और वेन ही किडनैपर है। लेकिन तभी वेन कॉलिंस को शूट कर देता है दोस्तों। स्पॉट पे उसकी मौत हो जाती है। मरियान जल्दी से उसके घर में एक जगह छुप जाती है। उसके पास ना तो गन है और ना ही बैज। उसकी समझ में नहीं आता मैं कैसे बचूं और उन लड़कियों को इस किडनैपर से कैसे छुड़ाऊं। तो जब वो नीचे आती है तो वहां पे फंसी हुई कैटी और मिजी को देखती है। पहले तो वो उन दोनों को खामोश रहने के लिए कहकर कॉलिंस का गन ले लेती है, मतलब गन लेने के लिए जाती है। वो अपने डिपार्टमेंट को इस जगह की लोकेशन भी भेज देती है। दूसरी ओर वेन मरियान का खात्मा कर देना चाहता है और उसी को ढूंढ रहा है हर जगह। इसी बीच मरियान कॉलिंस का गन निकाल लेती है और वेन को शूट करके उसकी भी कहानी खत्म कर देती है और इस तरह वो कैटी और मिजी को बचा लेती है। लेकिन बेचारे कॉलिंस की जान चली गई दोस्तों। इतने में डिपार्टमेंट से फोर्स आ जाती है। मरियान को चोट लगी थी जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पूरे 1 साल के बाद कैटी अपनी माँ से जा मिलती है। जिस मीडिया में उसकी माँ ने पुलिस की शिकायत की थी कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है, आज मरियान की बदौलत उसकी माँ अपनी बेटी के मिल जाने के बाद उसी मीडिया को बताती है कि पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, एक गुत्थी नहीं सुलझी और वो यह है कि इरिन का कत्ल किसने किया। हो सकता है किडनैपर वेन ने किया होगा, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर नदी में से इरिन का साइकिल बरामद होता है और ये खबर जानकर फादर खुद सरेंडर हो जाता है और सच बता देता है कि उस रात इरिन को मैंने लिफ्ट दी थी और वो पार्क में जाना चाहती थी तो मैंने उसको पार्क में ड्रॉप कर दिया था, पर सच में मैंने उसका कत्ल नहीं किया। लेकिन पुलिस विश्वास नहीं कर पाती और फिलहाल रिमांड में रखा जाता है फादर को। मरियान घर आती है तो लॉरी बताती है मेरे पति जॉन फिर से किसी के साथ अफेयर में। मेरे बेटे ने मुझे बताया, कितना दुख हुआ होगा मेरे बेटे को। सिर्फ उसी की खातिर मैं जॉन को डिवोर्स नहीं दे रही, वरना कब का उसे छोड़कर मैं जा चुकी होती। अपने बच्चों की खातिर मुझे जॉन के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ रहा है। दूसरी ओर जॉन अपने पिता की मदद कर रहा होता है तो वहाँ जॉन का भाई बैनी आता है। अब न जाने क्यों एरिन की मौत के बाद वो खोया खोया रहता है और बहुत ही शराब भी पीने लग जाता है। इतने मुश्किल केस को मरियान ने सॉल्व कर दिया और वो भी जब वो सस्पेंशन में थी, तो इसीलिए उसकी काबिलियत की तारीफ की जाती है। चीफ उसे फिर ड्यूटी पे ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब रिचर्ड मरियान के घर आकर उसका हालचाल पूछता है। अब ड्यूटी में वापस आने के बाद मरियान एरिन के कत्ल का पता लगाना चाहती है। क्यों किया गया वो कत्ल, उसका कातिल कौन है। जिस बुलेट से एरिन की जान गई थी वो 1980s की गन का बुलेट है और अब वो गन मार्केट में नहीं है। तो मरियान गेस करती है कि जरूर कातिल जरा बुजुर्ग आदमी होगा जिसके पास 1980s की गन होगी। इसी बीच डायलन की गर्लफ्रेंड ब्रियाना आकर बताती है कि उस पार्टी में मेरी एरिन से लड़ाई हुई, उसके बाद एरिन चली गई। फिर मैंने ना पार्टी में डायलन को देखा और ना ही घर में। मुझे लगता है कि जरूर डायलन ने ही कुछ किया होगा। इस तरह वो डायलन को फंसाने की कोशिश करती है। मरियान दोबारा डायलन से पूछताछ करती है लेकिन वो साफ कह देता है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। हमारे बीच अनबन जरूर थी लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। और बिना एविडेंस के मरियान उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पाती दोस्तों, डायलन पे। तो जब मरियान कार में लौट रही होती है तो बेथ बताती है मेरा भाई पॉल 2 दिन से घर में नहीं आया। मरियान कहती मैं चेक करती हूँ, तुम घबराओ मत। फिर मरियान पॉल को ढूंढने लग जाती है और आखिर वो उसे एक घर के अंदर मिल जाता है, लेकिन मरा हुआ। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। वहाँ पर एक ड्रेस पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है रॉस। असल में लॉरी के पति जॉन का फैमिली नेम रॉस है। तो जॉन की पार्टी का ड्रेस यहाँ पर कैसे आया ये मरियान को जानना है। लेकिन उससे पहले वो बेथ को उसके भाई की मौत की खबर देती है। सुनकर बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। फिर मरियान लॉरी से मिलने जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पति ने जो फैमिली पार्टी रखी थी क्या वो एरिन की मौत से पहले हुई थी। लॉरी कहती है हाँ, उस पार्टी में तो एरिन भी आई थी, लेकिन तुम अब ये सब क्यों पूछ रही हो। मरियान कहती कुछ नहीं, ये सब बस ऐसे ही। असल में जब तक मरियान को खुद यकीन नहीं हो जाता कि सच क्या है, वो लॉरी को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती। तभी कैटी की माँ आती है और वो मरियान से कहती कि जब मेरी बेटी वापस मिली थी तभी मैं तुम्हें थैंक करना चाहती थी, लेकिन 1 साल से मेरी बेटी उस दरिंदे के चंगुल में फंसी रही तो वो ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे दिन रात उसका बहुत ख्याल रखना पड़ा। अब वो ठीक है और तुम्हारा सच बताऊं तो ये एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। कहकर वो मरियान को थैंक करती है। शुक्र है मरियान वो वाला डायलॉग नहीं बोलती जो हीरोज बोला करते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। खैर दोस्तों, दूसरी ओर जॉन का पिता उसे बताता है कि एक दिन अचानक घर में कोई आवाज आई। जब मैंने जाकर देखा तो तुम्हारा भाई बिली वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डाल रहा था, उस कपड़े में खून के दाग भी थे। अगले दिन मुझे पता चला एरिन का कत्ल हुआ है। सुनकर जॉन चौंक जाता है और कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एरिन का कत्ल बिली ने किया है। वो कहते हैं कि यहाँ मुझे तो यही लगता है।
अब जॉन बिली से पूछता है तो वो शराब पीते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही एरिन का कत्ल किया था। सच जानकर लॉरी भी एकदम शॉक। बिली कहता है कि मैं पुलिस में सरेंडर करने को तैयार हूँ, पर जॉन कहता है कि सरेंडर होने से पहले हम दोनों एक बार आखिरी बार फिशिंग करने चलते हैं। तो जॉन और बिली फिशिंग करने चले जाते हैं। मरियान को एरिन के घर से जो हार्ट शेप का डॉलर मिला था उस पर एक डेट लिखी थी। ये वही डेट है जब जॉन की फैमिली ने पार्टी रखी थी। तो मरियान उस दुकान में जाकर पूछताछ करती है जहाँ से वो डॉलर खरीदा गया था। वहाँ पर पता चलता है कि उसे रॉस नाम के किसी ने खरीदा था। मतलब वो पक्का जॉन के परिवार में से ही रहा होगा जिसने वो डॉलर खरीदा और फिर एरिन को दिया। तो मरियान लॉरी से मिलने जाती है तो वो बता देती है कि जॉन के भाई बिली ने ही एरिन का कत्ल किया है। वो कबूल कर चुका है और सरेंडर होने को भी तैयार है, लेकिन सरेंडर होने से पहले जॉन उसे फिशिंग के लिए लेकर गया है। तो मरियान उस लोकेशन के लिए निकल जाती है जहाँ वो फिशिंग करने गए। इसी बीच दिखाते हैं कि डायलन की एक दोस्त पुलिस चीफ से मिलती है। एरिन की मौत के बाद डायलन और उसके दोस्त एरिन के घर गए और याद होगा आपको, उसकी डायरी जलाई थी, याद है आपको? तब एक लड़की ने उस डायरी में रखी एक फोटो निकाल ली थी। ये वही लड़की है और अब उस फोटो को लेकर वो चीफ के पास आई है। फोटो देखकर चीफ शॉक और उस लड़की से पूछता है ये तुम्हारे हाथ कैसी लगी? वो बताती है कि डायलन हमें एरिन के घर पर लेकर गया था, वो सारे एविडेंस मिटा देना चाहता था। असल में वो बच्चा डायलन का नहीं है और एरिन की डायरी के जरिए पता चल सकता था कि उस बच्चे का असली बाप कौन है, और अगर असली बाप का पता चल जाता तो वो बच्चा डायलन से अलग कर दिया जाता। लेकिन डायलन को उस बच्चे से बहुत ही लगाव है, इसीलिए वो उसे किसी के हवाले नहीं करना चाहता। डायरी तो हमने जला दी, लेकिन मैंने ये फोटो निकाल ली थी। चीफ फिर मरियान को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो फिशिंग स्पॉट पे पहुंच जाती है। वहाँ जॉन दोस्तों बिली का कत्ल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐन वक्त पर मरियान उसे रोक लेती है। कहती है कि उसने गुनाह किया है तो उसे कानून सजा देगा, तुम्हें उसे मार डालने का कोई हक नहीं है। और तब जॉन खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बिली उसे रोक लेता है। मरियान की समझ नहीं आता कि अगर बिली कातिल है तो जॉन खुद को क्यों शूट करना चाहता है। खैर दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहाँ चीफ उन्हें वो फोटो दिखाता है और तब रिवील होता है उस फोटो में एरिन के साथ जॉन है। मतलब जॉन का जिस लड़की के साथ अफेयर था वो कोई और नहीं एरिन थी। वो डॉलर भी एरिन को बिली ने नहीं, जॉन ने गिफ्ट किया था। अब जॉन कबूल कर चुका है और बताता है कि अपने एक फैमिली फंक्शन में मैंने पहली बार एरिन को देखा, हमारे बीच प्यार हुआ, हमारे रिलेशनशिप से वो प्रेग्नेंट हुई। मैंने उसे बच्चा गिरा देने को कहा लेकिन वो नहीं मानी और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन तब उसका बॉयफ्रेंड था डायलन, तो उसने डायलन को किसी तरह विश्वास दिलाया कि ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन इसके बाद एरिन अक्सर मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगी। इस पे हमारी लड़ाई होती रही और एक दिन गुस्से में मैंने उसे शूट कर दिया। इस तरह एरिन के कातिल का पता चल जाता है और फादर को छोड़ दिया जाता है। जॉन को फिर जेल में बंद कर देते हैं क्योंकि एरिन के बच्चे का बाप जॉन है, तो अब लॉरी उसका ख्याल रखती है। और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है। वेन नाम के आदमी ने कैटी और मिसी को किडनैप करके रखा था और एरिन का कातिल है जॉन। दोनों अलग अलग केसेस हैं, लेकिन शुरू में कंफ्यूजन थी कि किडनैपर और कातिल एक ही इंसान है। लेकिन अब दोनों केसेस साफ साफ सुलझ चुके हैं। मरियान अब अपनी लाइफ को थोड़ा पीसफुली जीने लग जाती है। लेकिन एक दिन पड़ोस की वो दादी जो कि एक्सीडेंट में चल बसी थी, उनके पति का आता है कॉल। असल में ये दादा और दादी कोई और नहीं, फिलहाल जेल में सजा काट रहे जॉन के पेरेंट्स हैं। दोस्तों मरियान दादा को देखने जाती है और पूछती है कि क्या हो गया। पहले तो दादी बुलाती थी, अब आपने भी शुरू कर दिया क्या? तो दादा कहते हैं कि तुम्हें एक बात बतानी थी बेटा। मैंने अपने गराज में एक पुरानी गन रखी हुई थी। कई दिन पहले वो गन अचानक एक दिन गायब हो गई, लेकिन अब वो फिर मेरे गराज में है, पर उसमें 2 बुलेट कम है। मरियान पूछती है कौन से मॉडल की गन थी? तो दादा बताते हैं कि वो 1980s का मॉडल है, फिलहाल वो मैन्युफैक्चर नहीं होता। अब मरियान समझ जाती है कि जॉन ने अपने पिता के गराज से गन चुराई और उससे एरिन का कत्ल किया। अपने शक को दूर करने के लिए मरियान उनके सीसीटीवी का उस दिन का फुटेज देखती है जिस दिन एरिन का कत्ल हुआ था। अब वो देखकर कंफर्म कर लेना चाहती थी कि जॉन ही गराज से गन लेकर गया था कि नहीं। लेकिन आइए दोस्तों, स्वागत है ट्विस्ट का। ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट क्योंकि फुटेज में उसको जो ट्विस्ट दिखता है उसे कर देता है शॉक। जो गन ले गया था वो जॉन नहीं बल्कि जॉन और लॉरी का बेटा था। मरियान समझ नहीं पाती कि ये लड़का गन क्यों लेकर गया। वो उसके स्कूल जाती है तो मरियान को देखकर वो लड़का फेंस चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरियान उसे पकड़कर पूछताछ करती है और यहाँ पर खुलता है असली राज। दरअसल ये लड़का अपने पिता जॉन और एरिन के बीच के अफेयर को जान गया था, इसीलिए उसने अपने पिता के नाम से एरिन को मैसेज किया और उसे पार्क में बुलाया। फादर ने एरिन को पार्क में ड्रॉप किया था, याद होगा आपको। वहाँ इसी लड़के ने एरिन को धमकाया कि मेरे पिता से रिश्ता तोड़ दो, हमारे परिवार को चैन से रहने दो। एरिन ने उससे गन छीनने की कोशिश की थी और तभी गलती से इस लड़के के हाथों ट्रिगर दब गया, बेचारी वहीं पर मर गई। बहुत डर गया था बच्चा और उसने तुरंत अपने पिता को यह बात बता दी। अपने बेटे को बचाने के लिए जॉन ने एरिन की लाश को क्राइम स्पॉट से हटाकर जंगल में नदी के पास ले जाकर डाल दिया और इसीलिए उसने कत्ल का इल्जाम भी अपने सर पे ले लिया और अब जेल में सजा काट रहा है। पर मरियान का काम है कानून के अनुसार चलना, तो वो इस बारे में रिपोर्ट करती है
और क्योंकि ये लड़का नाबालिग है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाता है और एक चिल्ड्रंस रिफॉर्मेटरी में भेज दिया जाता है। लॉरी अक्सर वहां पे जाकर अपने बेटे से मिलाती है। असली कातिल का पता लगा लेने का सेटिस्फेक्शन मरियान को बढ़िया होता है और वो अपने पोते ड्रू और बाकी परिवार के साथ खुश रहती है। उसकी बहू भी इस बात के लिए मान गई थी, इसीलिए मरियान को ड्रू से अलग होने का डर नहीं है दोस्तों अब। और ये है इस मिस्ट्री थ्रिलर का हैप्पी एंडिंग। हमें उम्मीद है आपको ये मिस्ट्री से भरी कहानी दमदार ट्विस्ट के साथ पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।